हेलो, क्या हाल चाल है बच्चों। माई सेल्फ सी सुमित कुमार। और बच्चों हम फिर से मिल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। बताओ नाम क्या है उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का। हमारे देश की इनकम, नेशनल इनकम। ना आपकी इनकम ना मेरी इनकम, हम सब की इनकम। हम नेशनल इनकम के बारे में सीखने वाले थे। याद है बच्चों, हमने लास्ट क्लास भी नेशनल इनकम के ऊपर लगा रखी है। हमने नेशनल इनकम के अंदर फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का क्लासिफिकेशन, डिफरेंस, ये भी हमने कर रखा है और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है सर, इससे पहले मुझे ये बताओ भाई, नेशनल इनकम बेशक हमें निकालनी अभी हमने नहीं सीखी, वो भी होगा, लेकिन मेरे को पहले ये तो बताओ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटा नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं एनएनपीएफसी से। याद आया किसी को? आया होगा। नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं एनएनपीएफसी से। और इसका एक छोटू भाई भी है, डोमेस्टिक इनकम। उस डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करते हैं एनडीपीएफसी से। बेटा ध्यान रखना, ये जो एफसी है नीचे शॉर्ट में लिखते हैं, रहता कैपिटल में ही है, और एनडीपी को थोड़ा बड़े में लिखते हैं एनडीपीएफसी। ऐसे यहाँ पे एनएनपी हमारे को बड़े में लिखना है और एफसी लिखना कैपिटल लेटर में है, लेकिन थोड़ी उसकी हाइट कम कर देना। चलो डन। इसके बाद बच्चों जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको एक बार दिखाता हुआ चलता हूं। हमने सबसे पहले गुड्स के बारे में पढ़ना शुरू करा था, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसका क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थी, पता है क्या? डबल काउंटिंग। ये सब हमने कर रखा है। डन। तो जिस बच्चे का ये नहीं हुआ प्लीज जो दूसरी क्लास है उसको जाके फटाफट खत्म करो, उसे अच्छे से करना, वो भी पेपर में आ सकता है। चलो अब हमारे को यहां से शुरू करना है। ये टॉपिक गुड्स का ही टॉपिक है, गुड्स का ज्यादा कुछ बचा नहीं है, उसे खत्म करते हैं फटाफट। आइए, क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर बोले तो कंजम्पशन गुड्स। भाई कंज्यूमर जिस गुड्स को खरीदता है उन गुड्स को बोला गया कंजम्पशन गुड्स, और कंजम्पशन गुड्स पे जब एक्सपेंडिचर होगा तो उसे बोला गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम उसे क्या नाम बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पढ़ते हैं, आओ शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कंजम्पशन गुड्स बोले तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो इंसान की जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फोन खरीद के लाया, मैं फोन खरीद के लाया हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं अपने को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए फोन खरीद के लाया, ये कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। मैं दूध खरीद के लाया पीने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से वाली बात समझ में आ गई होगी। हाँ, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है पढ़ना। ये एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड। मैं आइसक्रीम बेचने के लिए नहीं, खुद खाने के लिए लाया हूं। बोलो खुद खाने के लिए आइसक्रीम लाया हूं। कौन से गुड्स? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, These goods are consumed by the household। बेटा हाउस होल्ड लास्ट क्लास में भी आया था। हाउस होल्ड का दूसरा नाम क्या हो गया? कंज्यूमर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या नाम ध्यान रखना? हाउस होल्ड। These are the goods consumed by, these goods are consumed by household। ये जब भी वो खरीदते हैं तो इसे वो कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का ये मतलब नहीं है कि वो जरूरी है कि मुंह से खाएगा ही। कंज्यूम का मतलब है यहाँ पे यूज करना। कंज्यूम का मतलब बच्चों क्या है? यहाँ पे यूज करना। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यस सर। फिर भी एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, कंज्यूमर गुड्स जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली यूज करे जाते हैं, किसको सेटिस्फाई करने के लिए? इंसान की जरूरतों को। ठीक है, एक मैं एग्जांपल बोलता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्रोड्यूसर मशीन खरीद के लाया है, कोई प्रोड्यूसर आइसक्रीम बनाने वाली मशीन। बेटा कौन सी वाली मशीन खरीद के लाया है? आइसक्रीम बनाने वाली। जरा मेरे को बताना, क्या वो मशीन मुझे सेटिस्फाई कर सकती है? भाई आइसक्रीम बनाने वाली मशीन सेटिस्फाई नहीं कर सकती, आइसक्रीम मुझे सेटिस्फाई करेगी। तो आइसक्रीम बनेंगे कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। डन ना? चलिए आगे लिखा हुआ है कंजम्पशन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। अब कंजम्पशन गुड्स के कुछ क्लासिफिकेशन है, पेपर के लिए बहुत ज्यादा काम के नहीं है लेकिन है काम के, पेपर में है, सिलेबस का हिस्सा है। आओ पढ़ते हैं। जो हमारे कंजम्पशन गुड्स है इनकी कैटेगरी, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल मतलब बच्चे जो एक बार चल रहा है लंबे समय तक, लंबे समय तक। लाइक ये मेरा फोन, बोलो एक बार यूज करके फेंक दूंगा, नहीं, इसे मैं लगातार यूज करूंगा। ड्यूरेबल भी है और कंज्यूमर यूज कर रहा है। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स पढ़िएगा। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स, यह वह गुड्स होते हैं जो यूज होते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर, जो सालों साल तक यूज किए जा सकते हैं, जो एक से ज्यादा साल तक यूज किए जा सकते हैं। एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू, और आमतौर पे सस्ते आते हैं, महंगे महंगे। लाइक एसी, लाइक टीवी, लाइक मोबाइल फोन, लाइक गाड़ी, लाइक मोटरसाइकिल, ये सब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है जो सालों साल चलेंगे और इनकी वैल्यू भी ठीक ठाक होती है, ज्यादा होती है।
These goods are repeatedly used, इसे लगातार यूज करते हैं, रिपीट बेसिस पे यूज करते हैं. Being discarded, ऐसे हमें डिस्कार्ड करने से पहले, डिस्कार्ड का मतलब फेंकने से पहले, थ्रो अवे करने से पहले, बेचने से पहले, फेंकने से पहले हम उसे अच्छे से घिस देते हैं, यूज कर लेते हैं. एज यूजलेस, टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है. बोलो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? है तो कंज्यूमर गुड्स, लेकिन कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी 4 क्लासिफिकेशन है. कंज्यूमर गुड्स का पहला हिस्सा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. ड्यूरेबल मतलब जो एक बार यूज हो रहा है, सालों साल चलेगा, सालों साल रिपीट बेसिस पे चलेगा. मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा, आई होप पक्का समझ में आया होगा. चलिए अगला देखना, अगले पेज पे लिखा है बच्चों सेमी ड्यूरेबल. सेमी मतलब आधा, हाफ, थोड़ा ड्यूरेबल, थोड़ा नॉन ड्यूरेबल, मिक्सर है ये कुछ. आओ पढ़ना बच्चे ध्यान से. सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल तक यूज हो सकता है, और स्लाइटली मोर, या 1.5 साल तक यूज हो सकता है, मतलब 1 साल के आसपास जिसका यूज है. दीज गुड्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये टी शर्ट, डन, या फिर आपके हाथ में जो घड़ी है वो घड़ी, या फिर बेड शीट. ये मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं जो लाइक बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये ऐसे गुड्स है जो सालों साल यूज नहीं होने वाले, 1-1.5 साल यूज होंगे, फिर उसके बाद मुझे उसे थ्रो करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा. लिखा हुआ है दीज गुड्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, इनकी उतनी हाई वैल्यू नहीं होती जितनी ड्यूरेबल वाले की होती है. लाइक कपड़े, फर्नीचर, फर्नीचर में बच्चे छोटे वाले फर्नीचर, ये बेड और सोफा वगैरह नहीं, छोटे फर्नीचर, चेयर वगैरह जो टूट जाती होंगी, क्रॉकरी, बर्तन वगैरह, छोटे मोटे बर्तन, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा, लाइक ट्यूबलाइट 1-1.5 साल में बोल जाती है, खत्म हो जाती है. तो ये जो थोड़े समय के लिए यूज हो रही है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच समय के लिए यूज हो रही है, इसलिए इसका बीच का नाम पड़ गया सेमी ड्यूरेबल गुड्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं हाफ ड्यूरेबल गुड्स, जो पूरे ड्यूरेबल भी नहीं है और पूरे नॉन ड्यूरेबल भी नहीं है. आगे खत्म, 2 पॉइंट खत्म हो गए बच्चे. हमारे कंजम्पशन गुड्स बोले तो कंज्यूमर गुड्स के 4 हिस्सों में से 2 हिस्से खत्म, एक ड्यूरेबल, दूसरा नॉन ड्यूरेबल, तीसरा पहला ड्यूरेबल, दूसरा सेमी ड्यूरेबल, तीसरा नॉन ड्यूरेबल. भाई नॉन ड्यूरेबल जो एक ही बार यूज हो रहा है, उसके बाद उसे यूज ही नहीं कर सकता, जो बार बार यूज ही नहीं हो सकता. लिखा हुआ है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, बस एक बार यूज करते ही वो खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, भाई जो ब्रेड खाते हो सुबह सुबह जिसपे मक्खन या जैम लगाकर, वो ब्रेड बार बार वही खाते हो या दूसरी ब्रेड आती है, दूसरी, 1 टाइम यूज हो रहा है, 1 टाइम यूज, ठीक है. You eat is used up in a single act, एक बार में खत्म. The same bread cannot be used again, वही ब्रेड दोबारा नहीं खा सकते, दूसरी खाओगे. तो एक बार जो खाकर खत्म हो गया, that is known as non-durable goods. Also, these goods are of relatively low value, आमतौर पे इसकी वैल्यू उतनी पिछले वाले से थोड़ी कम होती है आमतौर पे. LPG, मिल्क, पेट्रोल, भाई बताओ पेट्रोल जो यूज हो गया, क्या दोबारा उसे रीयूज कर सकता हूं? नहीं, वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है. आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड्स. नॉन ड्यूरेबल का ही दूसरा नाम क्या है बच्चे? सिंगल यूज, जो सिर्फ एक बार यूज होने वाला है, जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते. तो देखना, जो सबसे ज्यादा बार यूज होता है ड्यूरेबल, जो थोड़ा कम बार सेमी ड्यूरेबल, जो सिर्फ एक बार नॉन ड्यूरेबल. बोलो डन? समझ में आया होगा भाई? समझ में आई होगी ये वाली लाइन जो मैंने अभी बताई. ये जो गुड्स के मैंने अभी एक लाइन बोली, इसे ध्यान रख के रखना पेपर के लिए. चलिए अगले पेज पे मूव ऑन करते हैं फटाफट. बेटा हम ना धीरे धीरे करके पूरा नेशनल इनकम आपके यहाँ उतार देंगे दिमाग में. चलो आगे देखना. फाइनली नाम बेशक कंजम्पशन गुड्स है, लेकिन कंजम्पशन गुड्स का 4th पार्ट है हमारा सर्विसेज. डन ना? आओ देखना, नाम गुड्स है लेकिन इकोनॉमिक्स में गुड्स इंक्लूड सर्विसेज. सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स. भाई ये नॉन मटेरियल है, छू नहीं सकते, लाइक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप इसे छू नहीं सकते. विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. A few example of services are the service of डॉक्टर अंकल जो सर्विस दे रहे हैं, लॉयर अंकल जो सर्विस दे रहे हैं, डोमेस्टिक नौकर सर्वेंट जो सर्विस दे रहे हैं, टीचर जो सर्विस दे रहे हैं, CS जो सर्विस दे रहे हैं, ये सारी सर्विसेज आर सर्विसेज. और सर्विसेज भी कंज्यूमर खुद को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब है तो कंजम्पशन गुड्स, लेकिन कंजम्पशन गुड्स में इसका नेचर इंटेंजिबल है, इसलिए चौथा एक क्राइटेरिया बनाया गया जिसका नाम रखा गया सर्विसेज. तो बच्चों फिर से एक बार और ध्यान से देखना, 4 तरीके के गुड्स में सबसे पहले क्या नाम बोलोगे? ड्यूरेबल. इनकी आमतौर पे लाइफ भी ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है. फिर होता है
सेमी ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ भी थोड़ी कम होती है और कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है। फिर होते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ सिर्फ एक बार तक के यूज के लिए पॉसिबल है और जिनकी कॉस्ट आमतौर पे कम ही होती है, महंगा भी हो सकता है लेकिन आमतौर पे जनरली कम होती है, नॉन ड्यूरेबल। एंड देन फाइनली अभी आपके सामने आया जिसका नाम क्या था, सर्विसेज। ओके, मेरे ख्याल से बच्चों गुड्स का कलेश अब आपके दिमाग से पूरा उतर चुका होगा। गुड्स क्या होते हैं, है ना? याद करो बच्चों, जब आप फाइनल गुड्स पढ़ रहे थे, फाइनल गुड्स की दो क्लासिफिकेशन करे थे, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स के हमने 4 हिस्से कर लिए। नाउ अब हम कौन से गुड्स पे मूव ऑन करने जा रहे हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड की एक बात तो हम सबको याद है बचपन से, कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर। क्या करने के लिए, मशीन के, तो मशीन को इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये सारे गुड्स कहलाएंगे कौन से गुड्स, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का बच्चों एक और नाम बोल सकते हो आप, बोलो क्या नाम बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स का एक और नाम होता है जिसका नाम क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स। चलिए आओ शुरू कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स आर आमतौर पे फिक्स्ड एसेट्स। ये कैपिटल गुड्स आमतौर पे कौन से एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी है। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर यूज करता है, क्यों, कैसे। फर्स्ट, द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, जो मेरे पास मशीन थी उसे मैं रिप्लेस करके एक नई मशीन ला रहा हूं, तो वो जो नई मशीन ला रहा हूं उस मशीन को भी हम क्या नाम बोलेंगे, कैपिटल गुड्स। और अगला, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक एज फिक्स्ड एसेट्स। मतलब मैं मेरे कैपिटल जो मेरे एसेट्स हैं उसमें एडिशन कर रहा हूं, या तो पुराने की जगह नया ला रहा हूं या तो नया ला रहा हूं, दोनों अलग अलग बातें हैं। या तो पुराना हटाकर नया ला रहा हूं या सिर्फ नया ला रहा हूं, ये सब माना जाएगा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के भी अंदर कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये सारा स्टॉक कौन जमा कर रहा है, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर जमा कर रहा है इसलिए कौन से गुड्स बनेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। पता है प्रोड्यूसर गुड्स का आमतौर पे मेन काम क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। लाइक इसका मैंने बच्चे अभी एग्जांपल लिया था, मैं आइसक्रीम बनाने वाली मशीन लेकर आया, तो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रही है, हेल्प कर रही है। फर्दर प्रोडक्शन में जो चीज इस्तेमाल आती है उन गुड्स को बोलते हैं हम कौन से गुड्स, कैपिटल गुड्स। खत्म हो गया। इसमें आगे लिखा हुआ है बच्चे, सालों साल तक यूज होता है और इनकी वैल्यू आमतौर पे ज्यादा होती है। तो अब फाइनली जो भी हमने पढ़ा उसे यहाँ सम अप कर देते हैं। ये रहे कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, और ये रहे कैपिटल गुड्स। आओ फटाफट इसे सम अप करते हैं, देखना बच्चे ध्यान से। फर्स्ट, कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। भाई मैंने आइसक्रीम खाई, मैं सेटिस्फाई हो गया, मजा आ गया, दिल खुश, कंजम्पशन गुड्स सीधा मुझे सेटिस्फाई कर गई। कंजम्पशन गुड्स को बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने जो मशीन खरीदी, क्या उससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं, उससे उस मशीन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। उस मशीन से जब आइसक्रीम बनेगी उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लिखा हुआ है कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। ये इंसान की जरूरतों को सीधा सेटिस्फाई नहीं करेगा, डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। इनडायरेक्टली का मतलब पहले उससे आइसक्रीम बनेगी फिर मैं सेटिस्फाई होऊंगा, तो ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है, ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता। पहला पॉइंट डन। डन। दूसरा, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। इसे आमतौर पे हाउस होल्ड बोले तो कौन से भाई लोग खाते हैं, कंज्यूमर भाई लोग, जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये कंज्यूमर भाई लोग नहीं खाते, खाते मतलब यूज नहीं करते, प्रोड्यूसर भाई लोग यूज करते हैं। दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। इसे हाउस होल्ड यूज नहीं करते, इंस्टेड असल में दे आर यूज बाय द प्रोड्यूसर। ये फर्दर प्रोडक्शन आ गया ना बच्चे, ये फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। कौन किसके इस्तेमाल आता है, प्रोड्यूसर के काम आता है। 2 पॉइंट डन है। ये किसके काम आ रहा है, हाउस होल्ड, ये किसके काम आ रहा है, प्रोड्यूसर। 2 पॉइंट बच्चे हमारे डन है, पहला और दूसरा। थोड़ा ब्लर हो रहा होगा ना बीच बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कैमरा ऑटो फोकस पे लगा पड़ा है इस वजह से होता है, कोई बात नहीं। तीसरा, वो मेरे को फोकस पे रखता है और मेरे कंटेंट को भी फोकस पे रखता है, तो जितनी मैं मूवमेंट करता हूँ इस वजह से थोड़ा ब्लर स्लर होता है, कोई बात नहीं, कंटेंट दिख रहा होगा आपको। अगला, जो खर्चा कंजम्पशन गुड्स पे होता है उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये लास्ट क्लास में भी आया था। और जो खर्चा कैपिटल गुड्स पे होता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। 3 डिफरेंस मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे बच्चों। चौथा, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। भाई अगर
दूध, आइसक्रीम या बाकी कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनेंगे तो इससे मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, मेरा वेलफेयर बढ़ेगा, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। और अगर हायर प्रोडक्शन होगा कैपिटल गुड्स का तो इससे देश की इकोनॉमी तरक्की होगी। आइसक्रीम ज़्यादा बनेगी, मेरा वेलफेयर, मशीनें ज़्यादा बनेगी, देश का वेलफेयर, क्योंकि जब मशीन ज़्यादा बनेगी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो इससे मुझे मज़ा आ रहा है, इससे देश को मज़ा आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इस वाले से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो रहा है, इससे देश अच्छा हो रहा है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आगे हो रही है। बच्चों मेरे ख्याल से गुड्स का पॉइंट सारा समझ में आ गया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, क्लासीफाई द कंज्यूमर गुड्स के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, एक दो एग्जाम्पल पूछता हूँ, अगर नहीं बताए ना बहुत मारूंगा, बहुत, इतना मारूंगा कि कोई हद नहीं। क्लास में आऊंगा फिजिकली और फिर मारूंगा, आपके सामने आऊंगा फिर मारूंगा, आपको वैसे ही पता है नेचर। लिखा हुआ है साइकिल परचेज बाय अ कंज्यूमर या हाउस होल्ड, साइकिल खरीदी है, सालों साल तक यूज होगी, 4 साल 5 साल साइकिल यूज कर रहा है कंज्यूमर। बोलो बच्चे, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर? मेरे ख्याल से तो गधा बच्चा भी बता देगा। साइकिल कंज्यूमर यूज कर रहा है तो कौन से गुड्स? कंजम्पशन गुड्स। कौन से गुड्स? कंजम्पशन गुड्स। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर है, क्योंकि ये किसके द्वारा यूज हो रहा है? कंज्यूमर के द्वारा, और ये सीधा कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से। आएगा कौन सा है विद रीजन बताओ, तो रीजन भी बता देना, क्योंकि ये सीधा इंसान को, हाउस होल्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला पॉइंट डन। आओ मैं एक और पूछता हूं, परचेज ऑफ न्यू हाउस बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड। भाई घर खरीदा है, किसने घर खरीदा है? कंज्यूमर हाउस होल्ड ने, मतलब कंज्यूमर ने घर खरीदा है। भाई कंज्यूमर ने घर खरीदा है, क्या फर्दर प्रोडक्शन में कुछ इस्तेमाल आ रहा है? नहीं। कहां जाएगा? कंजम्पशन गुड्स। लेकिन बच्चे मैं ना घर बनाने वाले पॉइंट पे एक बात और बताऊंगा बाद में जाकर, सिर्फ घर बनाने वाले पॉइंट में एक इसमें ना इन्वेस्टमेंट का पॉइंट छुपा हुआ है, उसे मैं अभी बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी बस इतना ध्यान रखना, कंज्यूमर आया ना, कंज्यूमर आते ही बोलो कौन से गुड्स? कंजम्पशन गुड्स। डन। एक और, मिल्क परचेज, यार ये भी बच्चों वाला है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। मैंने मिल्क खरीद के लाया पीने के लिए, बोलो कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स? कंजम्पशन गुड्स। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। आय हाय हाय, मोबाइल डीलर खरीदा है, मोबाइल डीलर नहीं खरीदा, मोबाइल डीलर ने मोबाइल खरीदा है, मोबाइल की दुकान वाले ने मोबाइल खरीद के आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए। बताओ क्या ये हमारे कैपिटल गुड्स बनेंगे, कंज्यूमर गुड्स या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट, वो गुड्स जो रीसेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, आर नोन एज कौन से गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स। ये कौन से गुड्स बनने वाले हैं? इंटरमीडिएट। मेरे ख्याल से बच्चे समझ में आया होगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे आप खत्म करना। मैं होमवर्क दे रहा हूं, हाँ ये भी सही रहेगा, होमवर्क दे रहा हूं, सारे पॉइंटों का आप मुझे आंसर लिखकर भेजोगे, इससे आपकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी क्लास में। और जब आंसर लिखकर भेजोगे मैं बताऊंगा कि कौन, मैं आपको आंसर की भेजूंगा कि किसका क्या आंसर जाएगा, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पेपर के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। चलो आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इन्वेस्टमेंट के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको ये पढ़ा दूँ, ये हाँ ये पढ़ाता हूँ मैं, देखना बच्चों पेपर में आ सकता है सवाल, इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पे भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले पढ़ाने आया हूँ आपको 4 सेक्टर के बारे में। किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर पाए जाते हैं? 4। आओ शुरू कर रहे हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के 4 सेक्टर। फर्स्ट हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड प्रोड्यूसर सेक्टर, जैसे हम फर्म्स भी कहते हैं, फर्म्स, हाउस होल्ड फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। बेटा एक्सटर्नल सेक्टर में आएंगी 2 चीजें, एक्स और एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक्स माइनस एम एक्सटर्नल सेक्टर। भाई बताओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम खुद के साथ करते हैं, बाहर वालों के साथ? बाहर वालों के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ गया एक्सटर्नल सेक्टर। तो टोटल 4 सेक्टर पाए जाते हैं। पहला हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल। अब इसके अंदर का कंटेंट देखते हैं कि कहां पे क्या लिखा हुआ है। आओ शुरू करते हैं, ध्यान से बच्चों देखना। हाउस होल्ड के अंदर सारे कंज्यूमर आते हैं,
इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और एक बहुत काम की बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चों पता होगा आप लोगों को, लैंड, नहीं पता तो लिख लेना, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ही कंज्यूमर होते हैं और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। दूसरा, प्रोड्यूसर सेक्टर, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। प्रोड्यूसिंग यूनिट बोले तो फर्म, पहले भी बोला था फर्म्स इन द इकोनॉमी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनका मेन काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। द फर्म्स हायर परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं देखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, स्किल, ये जो हमने यहां पे बताया, ये फर्म को चाहिए। मालिक कौन है, हाउस होल्ड, चाहिए फर्म को, तो हम खरीदते हैं या किराए पे लेते हैं। बिजनेसमैन बोले तो फर्म, बोले तो प्रोड्यूसर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या तो परचेज करती है या तो हायर पे लेती है, बोले तो किराए पे लेती है। हाउस होल्ड जो कि मालिक है, वो या तो बेचता है या तो किराए पे देता है। तो मालिक लोग हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, हाउस होल्ड, और उसे खरीदते हैं या उसको किराए पे लेते हैं कौन, फर्म्स। बिजनेसमैन बोले तो प्रोड्यूसर, ठीक है, फ्रॉम द हाउस होल्ड। किससे लेते होंगे, हाउस होल्ड। ये वाली बात मैं फिर से बोलूंगा थोड़ी देर बाद। तीसरा देखना, गवर्नमेंट, बहुत बच्चों वाला है। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी, सरकार हमारा वेलफेयर करने में लगी पड़ी है। गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोड्यूसर का काम भी करती है, लाइक डीडीए, सरकार फ्लैट्स बना रही है, लाइक दिल्ली जल बोर्ड, सरकार पानी दे रही है, लाइक कोई बिजली विभाग जो सरकारी, लाइक एनटीपीसी, सरकारी कंपनी बिजली बना रही है। तो सरकार वेलफेयर में भी लगी पड़ी है और सरकार प्रोड्यूसर का भी काम कर रही है। सरकार मेरा वेलफेयर भी सोच रही है और सरकार मेरे देश में प्रोड्यूसर का काम भी कर रही है। तो ये सरकार के 2 रोल हो गए, आप कह सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शन एज लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। भाई सरकार मेरी रक्षा में लगी पड़ी है, मेरे लिए, मेरे रोड में, मेरे मोहल्ले में पुलिस वाले घूमते रहते हैं मुझे बचाने के लिए, मेरे जैसे और भी लोगों को बचाने के लिए। वेलफेयर का काम कर रही है सरकार, वेलफेयर का। इसके अलावा सरकार रेलवे चला रही है, बिजली दे रही है, बदले में पैसा भी ले रही है। प्रोड्यूसर, सरकार प्रोड्यूसर का भी काम कर रही है, सरकार वेलफेयर का भी काम कर रही है और प्रोड्यूसर का भी। बच्चों क्लियर हो गया होगा। 3 सेक्टर, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और लॉलीपॉप वाला पॉइंट एक्सटर्नल, दूसरे देश, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके साथ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। सुनना बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना ये वर्ड। भाई ये है मेरा इंडिया, लेट्स से दिस इज आवर महान इंडिया, गजब का इंडिया, ठीक है बेटा। हमारे देश के अलावा, इंडिया देश के अलावा जो बाकी देश हैं उन्हें हम बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम बोलेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसे अच्छे से सीख लेना इस वर्ड को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आगे जाकर ये बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आएगा। जो हमारे देश के हैं उसे हम हमारा बोलेंगे, हमारा बोले तो डोमेस्टिक इकोनॉमी। हम इसे कौन सी इकोनॉमी बोलेंगे, डोमेस्टिक इकोनॉमी, घरेलू इकोनॉमी बेटा। कौन सी इकोनॉमी, घरेलू। और जो बाहर की है इसे हम बोलेंगे फॉरेन इकोनॉमी। क्या नाम बोलेंगे, फॉरेन इकोनॉमी। तो अपनी इकोनॉमी को छोड़कर बाहर वाले लोगों को बोलेंगे या तो एक्सटर्नल सेक्टर या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो क्या लिखता है, या तो एक्सटर्नल सेक्टर बोलो या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू, यही थे बच्चे, 2 ही वर्ड थे। एक्सटर्नल सेक्टर में 2 ही आएंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल का मतलब हो गया बच्चे मशीन, कैपिटल का मतलब हो गया बच्चों इन्वेस्टमेंट, जिसमें FDI एग्जाम्पल जाएगा, FII एग्जाम्पल जाएगा। ध्यान सुन लेना, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। अगर दूसरे देश से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, दूसरे देश से इंडिया में क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट, या फिर दूसरे देश से इंडिया में क्या आ रहा है, कैपिटल। कई लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट 2 कैटेगरी का होता है, एक FDI के फॉर्म में और एक FII के फॉर्म में। FDI का पूरा नाम क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII का पूरा नाम क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये ध्यान रखना, बाहर से इंडिया में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट आती है, एक FDI की फॉर्म में और एक FII की फॉर्म में। ये चीज ध्यान रखना, चाहे ये आए चाहे ये आए, चाहे FDI आए चाहे FII आए, दोनों ही केसेस में हमारे देश को
हमारे देश में जो भी लोग लेन देन कर रहे हैं उसे फेमा का कंप्लायंस करना पड़ेगा। फेमा क्या होता है? फेमा बच्चों ध्यान से देख लेना, बहुत ज्यादा ध्यान से, मैं फेमा वर्ड समझाने जा रहा हूं। फेमा वर्ड का मतलब है, बेसिकली ये मतलब नहीं है, ये कानून का नाम है। फुल फॉर्म आ सकती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट आया था 1999 में, FEMA, फेमा 1999। अगर आपको दूसरे देश से चाहे FDI चाहे FII चाहे इंडिया में लाना है चाहे इंडिया से ले जाना है, दोनों ही केसेस में आपको फेमा का कंप्लायंस करना पड़ेगा। कंप्लायंस मतलब फेमा के कानून का पालन करना पड़ेगा। बच्चों फेमा से पहले भी एक कानून था जिसका नाम था फेरा, लेकिन 1999 में फेरा का मार दिया गया, फेमा लाया गया। सब कुछ सेम है, बस यहाँ R है, यहाँ M था। R का मतलब है रेगुलेशन, अब रेगुलेशन की जगह काम क्या हो गया है? मैनेजमेंट का। तो अगर MCQ में आया, फुल फॉर्म में आया, तो आप आराम से अब कर पाओगे, मुझे उम्मीद है ना। तो कोई आपसे पूछे एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भर देता हूँ। एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर में इंपोर्ट हो रहा है। हमारी इकोनॉमी बोले तो बच्चे डोमेस्टिक इकोनॉमी का किसके साथ हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट? खुद के साथ। भाई खुद के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी ना होता है, सेल परचेज होता है। डोमेस्टिक इकोनॉमी का किसके साथ? विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, या फिर दूसरे देश से जो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल आ रहा जा रहा है, उस से सारे कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे हमारा चौथा सेक्टर, जिसका नाम बताओ क्या नाम था बच्चों? इस सेक्टर का नाम था हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। टोटल कितने सेक्टर हो गए हमारे? 4। डन, समझ में आया? आज की क्लास में बच्चों हमने गुड्स वाले सारे टॉपिक को खत्म करा। कंजम्पशन गुड्स 4 तरीके के होते हैं, वो भी खत्म करा। फिर कैपिटल गुड्स पढ़ा, फिर कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स में डिफरेंस भी पढ़ा। जरा मेरे को बताओ कौन से गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को? कौन से गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को? फटाफट बताओ, कौन से गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को? आंसर है कंजम्पशन गुड्स। कौन सा डायरेक्टली नहीं कर पाते? कैपिटल गुड्स। मेरे ख्याल से यही आंसर आप लोगों ने भी बोला होगा या सोचा होगा या लिखा होगा। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बच्चों अभी ये 4 सेक्टर वाला टॉपिक आया, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मैं आपको फ्रेश माइंड से नेक्स्ट क्लास में पढ़वाऊंगा। ये है ये टॉपिक, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पेपर में आ सकता है, बहुत शानदार डायग्राम बनेगा ये हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, एक गजब की चीज चलने वाली है इसके अंदर। डन। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के साथ कह रहा हूँ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और प्लीज़ थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करो, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना मेरी तारीफ में, या फिर जो भी आपका कमेंट सही लगे वो कर सकते हो। डन। बाकी हम धीरे धीरे नेशनल इनकम को ऐसे ही ख़त्म करते हुए चलेंगे। मिलेंगे इस छोटी सी क्लास के बाद एक और छोटी सी क्लास में, ऐसे करके धीरे धीरे करके मेरा पूरा नेशनल इनकम हम आपका ख़त्म करवा देंगे। डन। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक प्लीज़ पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।